उपभोक्ता अधिकार। अगला आज पाठ है अर्थशास्त्र कक्षा 10 के लिए 5वां पाठ अर्थशास्त्र का उपभोक्ता अधिकार। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ता अधिकार क्या है? तो उपभोक्ता का मतलब है जो खरीदने वाला होता है उसके अधिकार। तो उसके कौन कौन से अधिकार हैं? सबसे पहले उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग। तो जैसा कि कहा गया है कि बाजार में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। तो जो वस्तुएं खरीदते हैं उनको खरीदने वाले लोग क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। फिर है उत्पादक। तो चूंकि जब उपभोक्ता खरीदने वाले हैं तो बेचने वाले कौन कहलाएंगे? उत्पादक। तो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उत्पादक। तो अब है उपभोक्ताओं के अधिकार। तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार जैसे नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार। तो सुरक्षा का अधिकार क्या है? सुरक्षा का अधिकार ये है कि तुम मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में जाकर कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, देखने के बाद उसे खरीद सकते हैं। खरीदने पर अगर कोई व्यक्ति उसके बदले में कोई अधिक पैसा लेता है या कोई चीज़ अधिक लेता है और रसीद नहीं देता है तो वो उसकी सुरक्षा आपको देगी सरकार। तो ये है सुरक्षा का अधिकार। नंबर 2 है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? कि किसी भी सूचना का सृजन करना। जैसे आपको कोई वस्तु महंगी देता है तो उसके बदले में आप जाकर से उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। ये होता है सूचना का अधिकार। नंबर 3 है चुनने का अधिकार। तो चुनने का अधिकार क्या है? जब कोई वस्तु को आप जैसे आपने कपड़े खरीदना है तो 10 जोड़ी कपड़ों में से आप एक जोड़ी लेंगे तो ये चुनने का अधिकार आपको है। अगर पसंद नहीं आता है तो आप नहीं ले सकते हैं। तो ये आपकी बाध्यता नहीं होगी कि आप जो कपड़े देखते हैं वो ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही कपड़े जैसी अन्य चीज़ें हैं वो आपको ये अधिकार है कि आपको ऐसा नहीं है कि सभी लेना पड़ेगा। तो वो अधिकार है चुनने का। इसके बाद है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। तो क्षतिपूर्ति का अधिकार जैसे आप कोई भी वस्तु लेकर घर आते हैं और वो खराब निकलती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसी दुकानदार को देनी होगी। तो ये है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। इसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या है? उपभोक्ताओं के लिए शिक्षा देना ये अधिकार है। शिक्षा कैसे? जैसे आपको कोई वस्तु खरीदनी है और वो वस्तु महंगे दाम पर उपलब्ध है तो आप जाकर उस वस्तु के सही दाम ले सकते हैं। तो ये उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता अब है अगली हेड है उपभोक्ताओं के शोषण के कारण। तो शोषण के क्या क्या कारण हैं? नंबर 1 है सीमित सूचना। तो सीमित सूचना की आज बात होती है। तो सीमित सूचना क्या है? हर व्यक्ति को आज सूचना नहीं है कि एक न्यायालय खुल चुका है। तो उनको जब सीमित सूचना है तो वे कोई भी वस्तु किसी भी दाम पर खरीदने के लिए बाध्य होंगे। जब कोई भी वस्तु किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए बाध्य होंगे तो वो उनको पता ही नहीं है, इसलिए सीमित सूचना है। आज जैसे शहरों में तो सभी जानते हैं लेकिन गांव में बहुत कम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता अदालत है। इसके बाद है सीमित आपूर्ति। तो आज अपने देश में इतना विकसित नहीं हुआ है कि कोई भी वस्तु उपभोक्ताओं से ज़्यादा हो। उत्पादकों की संख्या काफ़ी कम है। जब उत्पादकों की संख्या कम होगी तो आपूर्ति सीमित होगी। जब आपूर्ति सीमित होगी तो आपको उन्हीं में से चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी दुकान पर जाकर कपड़े खरीदना है तो वहाँ पर 10 जोड़ी कपड़े होंगे तो आप अच्छे से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर 2 जोड़ी ही हैं तो उसमें क्या है? सीमित है आपूर्ति। तो उसी 2 जोड़ी में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यह है सीमित आपूर्ति। फिर है सीमित प्रतिस्पर्धा। तो सीमित प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? आज प्रतिस्पर्धा सीमित हो चुकी है। क्या है कि आज मार्केट में दुकानें कम हो गई हैं। जब दुकानें कम हो गई हैं तो आपकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई, वो कम हो गई है। क्या है? जितनी ज़्यादा दुकानें होंगी उतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी। जब दुकानें ही कम होंगी तो प्रतिस्पर्धा कम होगी। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सिर्फ 4 दुकान खुलती हैं। जब 4 दुकान खुलेंगी तो उन 4 दुकानों में प्रतिस्पर्धा कम होगी।
जब प्रतिस्पर्धा कम होगी तो आपको वो चीज़ महंगे दाम में भी मिल सकती है। इसके अलावा साक्षरता का कम होना, तो आज देश में साक्षरता बहुत कम है, बहुत कम। इसका कारण क्या है कि आज गांव देहातों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, और जब साक्षरता कम है तो उसके बारे में भी लोग समझते नहीं हैं। उपभोक्ता ये समझते ही नहीं है कि ये चीज़ कितने महंगी है या सस्ती है। इसके बाद है उपभोक्ताओं के कर्तव्य। तो उपभोक्ताओं के कर्तव्य में नंबर 1, कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो गुणवत्ता देखनी चाहिए कि इस पर क्या क्या गुणवत्ता है। इसके बाद गारंटी कार्ड अवश्य लो, क्योंकि गारंटी कार्ड अगर नहीं लोगे, रसीद नहीं लोगे, तो फिर क्या है, फिर आप उस वस्तु को वापस नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि रसीद ही सबसे बड़ा धन होती है। जब तुम सामान खरीदते हो और रसीद लेते हो तो आप उस सामान को वापस कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो उपभोक्ता अदालत में केस ठोककर उस वस्तु को वापस किया जा सकता है। नंबर 3 है, अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। अगर आपकी कोई समस्या है, मान लो आपकी कोई समस्या है, तो उसकी शिकायत आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी शिकायत नहीं करेंगे तो आपको समस्या का पता कैसे चलेगा और आप उस समस्या का निराकरण कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो उपभोक्ता अदालत हर ज़िले में मौजूद है, वहाँ पर आपको शिकायत अवश्य करनी चाहिए। अगला 4 नंबर है, ISI तथा एगमार्क निशानों वाला सामान ही खरीदें। तो ISI की पद्धति से जो निशान लगाए जाते हैं उनका, और एगमार्क के निशान। तो एगमार्क क्या होता है? एगमार्क जैसे ISI का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता, वस्तुओं की क्या गुणवत्ता है, और एगमार्क का मतलब है कि वो प्रकृति के लिए नुकसानदायक है या नहीं। तो इसमें एगमार्क वाले निशान अवश्य लगे होने चाहिए। इसके अलावा आखिरी नंबर है 5वां, अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रयोग कैसे किया जा सकता है? जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपको ख़राब गुणवत्ता वाला सामान दे दिया उन्होंने। जब ख़राब गुणवत्ता वाला आपको सामान दे दिया तो अब आप क्या करेंगे? आप वो सामान वापस करने जाएंगे। वापस करने जाने पर वो सामान अगर वापस नहीं करता है तो आप जब रसीद लेंगे तो रसीद ले जाकर आप उपभोक्ता अदालत में केस ठोक सकते हैं। जब आप उपभोक्ता अदालत में केस करने जाएंगे तो बस वहाँ केस करने के बाद आपको सामान पर बाकायदा सब कुछ दिया जाएगा। फिर है उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएँ। नंबर 1, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। तो उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया काफ़ी जटिल बनती जा रही है। इसका कारण क्या है? अशिक्षा, लोगों का जागरूक ना होना। इसके लिए वो साधन नहीं, एक साध्य बनती जा रही है, असहाय सी दिख रही है। नंबर 2, कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी कम समय लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, और जब वकीलों का सहारा लेना पड़ता है तो वकीलों को भारी भरकम फीस भी चुकानी पड़ती है। जब भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है तो ये उपभोक्ता कभी कभी क्या होता है कि कोई वस्तु है तो 1000 रुपये की, लेकिन वकीलों के पास खर्च होकर 2000 हो गए, तो अब आपको 1000 मिल भी जाएगा तब भी क्या होता है, इसलिए लोग दूर भाग रहे हैं। इसलिए शिक्षित होना ज़रूरी है, जिससे आपको वकीलों की सहारा ना लेना पड़े। नंबर 3, अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। तो जब आप खरीदारी करते हैं तो उस समय ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आपको रसीद नहीं मिलती है। जब आपको रसीद नहीं दी जाती है तो उसमें फिर आपके पास क्या प्रमाण है कि आपने कहाँ से ख़रीदा है। इस स्थिति में आपको रसीद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर रसीद नहीं लेते हैं तो फिर प्रमाण नहीं जुटा पाएंगे तो आप वस्तु को नहीं बदल पाएंगे। इसके अलावा बाज़ार में अधिकांश खरीदारियाँ छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। तो बाज़ार में आज अधिकतर खरीदारियाँ हैं जो वो छोटे
फुटकर दुकानदारों के पास होती हैं। छोटे फुटकर दुकानदारों से लेते हैं तो वो रसीद नहीं देते, जब रसीद नहीं देते तो साक्ष्य नहीं जुटा पाते। तो इसलिए हमेशा बड़ी दुकान से ख़रीदें या छोटी दुकान से ख़रीदें तो रसीद अवश्य लें। इसके बाद है आखिरी नंबर, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमज़ोर है। इस प्रकार बाज़ारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। तो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून असंगठित मतलब होता है प्राथमिक, असंगठित का मतलब क्या है, प्राइमरी होता है, जो मतलब निजी होते हैं। निजी क्षेत्रों में ये कमज़ोर है, इसलिए इसको पालन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। तो 1986 में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से 3 बातें हैं, इनके बारे में अपन वर्णन करते हैं। नंबर 1 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। नंबर 2 कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। और नंबर 3 है जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक, राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती हैं। तो इसमें क्या है कि आप अगर जिला स्तर 20 लाख से कम की वस्तु है तो आप जिला स्तर की अदालत में केस ठोक सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक की वस्तु है तो आप राज्य स्तर की अदालत में केस ठोक सकते हैं। और अगर 20 लाख 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में करना होगा। तो इस तरह से आज आपका यह 5वां अध्याय पूरा हुआ और आपकी अर्थशास्त्र कंप्लीट हुई।